जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 29 अगस्त को बालाघाट आ रहे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। ओबीसी महासभा ने विरोध का किया ऐलान। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पटवारियों ने स्थगित की हड़ताल। कोर्ट ने दिया 2 महीने के भीतर मांग पूरी करने का आदेश। हत्या के आरोप में लालबरा निवासी युवक को आजीवन कारावास की सजा। शहर के बाजार से फिर गायब हुई सड़क। अतिक्रमण की मार से हर कोई परेशान। जिले के भीतर बीते वर्ष की तुलना में 9,000 मैट्रिक टन यूरिया और डीएपी का आवंटन हुआ कम। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गर्रा में डायल 100 के आरक्षक प्रमोद तेवतिया को बाप बेटों ने मारपीट कर जान से मार डालने की धमकी दे दी। 26 अगस्त को 3 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब आरक्षक प्रमोद तेवतिया डायल 100 में पायलट के साथ ग्राम गर्रा गए थे। रामपाली पुलिस ने आरक्षक प्रमोद तेवतिया के द्वारा की गई रिपोर्ट पर शिवाराम बारेकर और उसके बेटे नीतीश बारेकर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरक्षक प्रमोद तेवतिया पुलिस थाना रामपाली में पदस्थ है। 26 अगस्त को आरक्षक प्रमोद तेवतिया की ड्यूटी डायल 100 में 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान 2:30 बजे करीब कॉलर नीतीश बारेकर ग्राम गर्रा निवासी के द्वारा दी गई सूचना पर आरक्षक प्रमोद तेवतिया डायल 100 के पायलट दिलेंद्र शाहरे के साथ 3 बजे नीतीश बारेकर के घर पहुंचे और पूछताछ की थी। तब नीतीश बारेकर से पूछताछ करने पर वह बोलने लगा कि पुलिस वाले हमेशा मेरे चाचा का पक्ष लेते हो, बोलकर नीतीश बारेकर आरक्षक प्रमोद तेवतिया को अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। आरक्षक प्रमोद तेवतिया ने उसे समझाने का प्रयास किया तो नीतीश बारेकर ने आरक्षक प्रमोद का कॉलर पकड़ लिया और अपने पिता सेवाराम के साथ आरक्षक प्रमोद को हाथ बुक्कों से मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी। बीच बिछाव के बाद आरक्षक प्रमोद तेवतिया ने इस घटना की सूचना तत्काल फोन लगाकर अपने थाना प्रभारी को दी। 10 अगस्त से हड़ताल कर रहे पटवारियों ने हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार की शाम को हड़ताल स्थगित कर दी। ग्रेड पे सहित अन्य 3 मांगों को लेकर वे हड़ताल कर रहे थे। पटवारियों के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए अपनी हड़ताल स्थगित कर दी गई है। इस संदर्भ में मोबाइल पर चर्चा के दौरान जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष अरुण बीरनवार ने बताया कि हाईकोर्ट के द्वारा पटवारियों की हड़ताल को अवैधानिक करार दिया गया है और उन्हें काम पर लौटने के आदेश दिए गए। क्योंकि कोर्ट का फैसला है इसलिए उनसे मानना अति आवश्यक है, जिसके चलते पटवारियों के द्वारा हड़ताल स्थगित कर दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को आदेशित किया गया है कि पटवारियों की जायज मांगों को 2 महीने के भीतर पूरा करे। आपको बताया कि आज राजस्व अधिकारी संगठन के द्वारा भी पटवारियों के हड़ताल का समर्थन किया गया था और तमाम तहसीलदारों के द्वारा धरनास्थल पर पहुंचकर नैतिक समर्थन देते हुए पटवारियों की हड़ताल को अपने हक की लड़ाई करार दिया था। बहरहाल पटवारी की हड़ताल से एक बार फिर राजस्व विभाग की तमाम प्रक्रिया पटरी पर लौट आएंगी। बिल्कुल, हमारे जो प्रांताध्यक्ष महोदय ने इस बारे में बहुत ही विस्पष्ट तरीके से सभी साथियों को अवगत भी कराया है और अपने मांगों को पुरजोर तरीके से रखा भी है। और सभी प्रशासनिक सेवा संघ के सभी हमारे अधिकारी हैं, वो इस बात को लेकर व्यथित हैं कि हमारी मांगों पर आश्वासन देने के बावजूद भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया। मुख्य रूप से जो हमारी मांग है वो है पदोन्नति जो नहीं हो रही है, वो पदोन्नति शर्तों के साथ पदोन्नति कर दी जाए। जो भी पात्र लोग हैं, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर में और नायब तहसीलदार से तहसीलदारों में, ताकि जो रिक्त पद है वो पीएससी के माध्यम से भरे जा सके और राजस्व कार्यों में जो अव्यवस्था फैली हुई है या कमी परिलक्षित हो रही है, अगर पदोन्नतियां हो जाती है तो इन कार्यों में भी प्रगति आएगी। और हम लोग चूंकि राजस्व प्रशासन जो है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है और आप सभी जानते भी हैं और देखते भी हैं कि जितने भी प्रकार की क्राइसिस होती है, चाहे बाढ़ हो, चाहे आपदा हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे जनगणना हो, चाहे इलेक्शन हो, इसमें हमारा जो पूरा अमला है वो तन मन धन तरीके से सहयोग करता है
और शासन की योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है, समय सीमा में काम भी करता है। और अभी के समय पे राजस्व कार्यों में जो लगातार अच्छी स्थितियाँ मध्य प्रदेश शासन की बनी हुई है, उसमें कहीं न कहीं पूरे राजस्व प्रशासन का योगदान है। तो हमारा अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है शासन से कि प्रशासनिक सेवा संघ की जो मुख्य माँग है पदोन्नति और उसके पश्चात हमारे नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित किए जाने की, उस पर त्वरित निर्णय लें और इससे हम लोगों को मनोबल बढ़ेगा और शासन के कार्यों में और गति आएगी। वाराणसी न्यायालय में शुक्रवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने महिला की इच्छा के विरुद्ध लज्जा भंग करने की कोशिश में हत्या करने के आरोप में लालबरा निवासी रोहित उर्फ मलकान नामदेव को आजीवन कारावास और करीब 4,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई, जिसके बाद उसे जेल दाखिल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार लालबरा थाना के अंतर्गत ग्राम बगोली निवासी 32 वर्षीय गीताबाई पति संतोष केवट अपने पति से अलग अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी और अपना जीवन यापन कर रही थी, जिसके घर 8 जून 2019 को लालबरा निवासी 37 वर्षीय रोहित उर्फ मलकान नामदेव रात्रि 12 बजे घर के अंदर घुसा तो गीताबाई केवट अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। तभी आरोपी रोहित नामदेव के द्वारा गीताबाई की लज्जा भंग करने की नीयत से महिला की इच्छा विरुद्ध कोशिश करने लगा, जिस पर महिला के द्वारा विरोध किया गया तो आरोपी ने उसे घर से खींचकर पीछे की ओर ले गया और आंगन में दुष्कर्म करने की कोशिश किया, परंतु महिला के विरोध करने पर चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। दिनांक 8/6/2019 को मृतिका गीताबाई जो है ये अपने घर में थी। उस वक्त उसके साथ उसकी 2 लड़कियां सोनाली एवं रूपाली भी घर में थे। रात्रि के लगभग 12 बजे जो आरोपी है रोहित उर्फ मलखान पिता जेठूलाल नामदेव ये इसके घर में आया और ये जो है इसके गीताबाई के साथ में ज़बरदस्ती की उसने, और जब उसने उसकी हरकतों का विरोध किया तो उसने उसके घर के पीछे आंगन में ले गया और वहाँ पर चाकू से मार दिया, जिससे उसकी वहाँ पर तत्काल मौत हो गई थी। माननीय श्री कमलेश सनोडिया साहब के न्यायालय में इस संबंध में विचारण हुआ और अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण में अपनी ओर से 20 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था और आज सभी गवाहों के बयान होने के पश्चात माननीय न्यायालय ने आरोपी रोहित उर्फ मलखान को दोषी पाया और उसको धारा 302 में आजीवन कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोतवाली थाना के क्षेत्र के अंतर्गत शमनापुर रोड ग्राम खैरी में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक वृद्ध को ठोस मारकर वह अनियंत्रित हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से 70 वर्षीय वृद्ध हरिचरण 22 साले ग्राम खैरी निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नगर के प्राइवेट अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं घायल मोटरसाइकिल सवार राजकुमार मोहरे 32 वर्ष वार्ड नंबर 4 आमगांव थाना ग्रामीण नवेगांव बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अगस्त की शाम 6 बजे करीब हरिचरण 22 साले अपने घर के सामने रोड के किनारे खड़े थे। तभी बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ग्राम खैरी में घर के सामने खड़े हरिचरण 22 साले को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गए। इस दुर्घटना में हरिचरण 22 साले गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार राजकुमार मोहरे भी घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का 29 अगस्त को बालाघाट आगमन हो रहा है। इस दौरान श्री चौहान पुलिस लाइन में नक्सल उन्मूलन के लिए गृह विभाग की समीक्षा, रेंजर कॉलेज में प्रदेश के 50,000 स्ट्रीट वेंडर खाते में 10,000 रुपये राशि ट्रांसफर के साथ ही भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अभय कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अगस्त को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12:45 पर बालाघाट पहुंचेंगे। इस दौरान पुलिस लाइन और रेंजर कॉलेज में कार्यक्रम के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। शाम 5 बजे बालाघाट से बिरसी हवाई पट्टी के लिए वे प्रस्थान करेंगे। यहां से भोपाल के लिए वायुयान से रवाना होंगे। परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा से कुछ ग्रामीण शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बेटी के ससुराल पक्ष पर बेटी को प्रताड़ित करने और उन्हें मिलने नहीं देने का आरोप लगाया है। इस दौरान ससुराल पक्ष पर वैधानिक कार्रवाई करने और उनकी बेटी उनके सुपुर्द किए जाने की मांग की गई। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्राम लिंगा परसवाड़ा निवासी मुरकनबाई वगारे ने बताया कि ग्राम बिजयटोला निवासी आबिद उर्फ सोनू खान ने उनकी पुत्री ज्ञानेश्वरी के साथ शादी कर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया है।
जिसे अब उससे मिलने नहीं दे रहे। पिछले 2 वर्षों से रुकी हुई वार्षिक वेतन वृद्धि की राह देख रहे नगर पालिका के नियमित कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा बुधवार को एक आदेश जारी कर नियमित कर्मचारियों के रुके हुए वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग उप सचिव तरुण राठी के द्वारा जारी किए गए इस आदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के समस्त नियमित कर्मचारियों को 2 वर्ष का बकाया वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसका लाभ बालाघाट नगर पालिका में काम करने वाले 87 नियमित कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें वेतन स्केल के हिसाब से 2 वर्षों का इंक्रीमेंट जोड़कर वेतन का भुगतान किया जाएगा। आपको बताएं कि पिछले कोरोना काल में प्रदेश शासन के द्वारा एक आदेश जारी कर कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी और तब से लेकर अब तक कर्मचारी लगातार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिन्होंने मांग पूरी न होने पर आगामी समय में काम बंद कर आंदोलन किए जाने की योजना बनाई थी, जिनकी इन प्रमुख मांगों को देखते हुए प्रदेश शासन के द्वारा उक्त आदेश जारी कर दिए गए। रक्षाबंधन के बाद त्योहारों का दौर शुरू हो गया है, जहां आगामी समय में कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी व्रत, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी सहित दिसंबर माह तक समय समय पर विभिन्न तीज त्योहार मनाए जाने हैं। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही नगर के मुख्य बाजारों में आवागमन की व्यवस्था एक बार फिर बिगड़ने लगी है, जिससे न केवल राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बाजार में जगह जगह जाम की स्थिति भी नजर आ रही है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए जहां दुकानदारों ने दुकान का सामान सड़क तक निकाल कर रख दिया है, तो वहीं सीजनेबल धंधा करने वाले फुटकर दुकानदारों ने भी सड़क के दोनों ओर अपनी दुकानें सजा ली है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। वहीं नगर में त्योहार बाजारों के लिए अब तक कोई स्थान तय नहीं किया गया है, जिससे फुटकर दुकानदार सड़क के दोनों ओर दुकान लगाकर पहले से छोटे मार्ग को और छोटा कर रहे हैं। इस तरह नगर में पहले से चरमराई हुई यातायात व्यवस्था अब रोजाना बिगड़ रही है, जिस पर नगर पालिका और यातायात प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। दिक्कत ये है कि भैया हमारे जो ग्राहक बराबर आ नहीं पाते हैं, उनको गाड़ियाँ खड़ी करने में परेशानी होती है, वो यातायात अवरुद्ध होता है। दूसरी बात जो फिर दुकानदार लोग जो है वो ऑब्जेक्शन लेते हैं, क्योंकि उनकी दुकान के सामने ये लोग बैठ जाते हैं, है ना। तो मेरा कहना ये है शासन प्रशासन से कि इनको एक स्थायी जगह दी जाए, ताकि जहाँ ये अपना रोजगार लगा सकें और अपना व्यवसाय कर सकें, है ना। ताकि ये तो अब ऐसा त्योहारों का समय है, ये तो अभी सिलसिला चलते ही रहेगा और ये लोग उसकी तलाश में रहते हैं। भैया सीजन है उन लोगों का अभी धंधे पानी का, तो मेरा निवेदन यही है शासन से। आप लोग बोलते नहीं कि भैया यहाँ से मत लगाओ, या बोलते हैं, हम लोग तो चिल्लाते हैं भैया भैया हमारे दुकान के सामने बैठ जाते हैं, वो तो हमको दिक्कत होती है, हमारे ग्राहक नहीं आ पाते। क्या बोलते हैं उन लोग? और वो लोग फिर भी अड़े रहते हैं, बोलते नहीं भैया थोड़ी सी जगह दे दो, यहाँ लगा लेती हूँ, यहाँ बैठ जाती हूँ, यहाँ कर लेती हूँ। नगर पालिका वाले आते हैं तो वो अपने चिट्ठी लिए चले, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी बैठो। यातायात प्रभावित भी होता है, उनको मतलब नहीं, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको खाली चिट्ठी दे के पैसे लेने से मतलब है। इन लोगों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, इन लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, एक स्थायी जगह इनको दी जाए परमानेंट, ताकि जहाँ त्योहारों के समय इनको मतलब आम जनता को सहूलियत हो सामान खरीदने की, क्योंकि पूजा पाठ का सामान ये लोग बेचते हैं और अपना रोजगार चलाते हैं, तो इनकी भी रोजी रोटी चलती रहे, लोगों का रोजगार भी चलता रहे। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने बताया कि वे तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेंगे और तहसीलदार से चर्चा कर बाजार और बाजार में लगने वाली फुटकर दुकानों को व्यवस्थित करने का कार्य किया जाएगा। वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रजेगांव में महिला से छेड़छाड़ करने से गुस्साए 2 लोगों ने एक युवक की मारपीट कर दी और पीठ में हंसिया से वार कर दिया गया। घायल युवक मनीष पिता सूरजलाल खरे 24 वर्ष रजेगांव निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 अगस्त को सुबह 9 बजे करीब मनीष खरे शराब के नशे में एक महिला के घर जाकर उससे छेड़छाड़ करने लगा था। महिला के चिल्लाने पर गांव के 2 युवक दौड़े और महिला से छेड़छाड़ कर रहे मनीष खेरे की बेरहमी से मारपीट करते हुए हंसिया से उसके पीठ पर वार कर दिया गया। बीच बचाव करने के बाद घायल मनीष खरे को वारासिवनी के अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। मामले की जांच वारासिवनी पुलिस के द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल में धान का सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाले जिलों की सूची में शामिल बालाघाट में बीते एक पखवाड़े से यूरिया और डीएपी के कम आवंटन की वजह से किसान परेशान है, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है। जिन किसानों को समय पर यूरिया डीएपी मिल गई वहां उनकी किस्मत, तो वहीं जिन किसानों को खाद नहीं मिली उनके लिए यह चिंता का विषय बनते जा रहा है।
बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित कालीपुतली चौक के जिला केंद्रीय सहकारी मर्यादित के मुख्य कार्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार जिले के भीतर मांग के अनुरूप यूरिया और डीएपी वरिष्ठ स्तर से नहीं भेजी गई है। यदि बीते वर्ष के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आज दिनांक तक जिले को 13,717 मैट्रिक टन यूरिया प्रदान किया गया है, जिसके बदले 12,043 मैट्रिक टन यूरिया का उठाव हो चुका है। यूरिया के ही बीते वर्ष के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आज दिनांक तक बीते वर्ष 15,210 मैट्रिक टन यूरिया जिले के भीतर किसानों को प्रदाय किया जा चुका था। मतलब साफ है कि बीते वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष भी 3,000 मैट्रिक टन यूरिया किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डीएपी के हालात इससे भी कहीं ज़्यादा खराब बने हुए हैं। वर्तमान समय में बालाघाट जिले को 13,405 मैट्रिक टन डीएपी प्रदाय की जा चुकी है, जिसके बदले 13,778 मैट्रिक टन डीएपी किसानों को आवंटित की जा चुकी है। लेकिन बीते वर्ष के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आंकड़ा सच में थोड़ा चिंताजनक दिखाई देता है। बीते वर्ष आज के दिनांक तक 19,251 मैट्रिक टन डीएपी का किसानों ने उठाव कर लिया था। मतलब साफ है कि जिले के भीतर अब तक बीते वर्ष के आंकड़ों के अनुसार 6,000 मैट्रिक टन डीएपी कम पहुंची है। दरअसल यह आपको हम बता दें कि बीते वर्ष में भी जिले के भीतर यूरिया व डीएपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। डीएपी और यूरिया की कमी पिछली बार भी बनी हुई थी, जिस कारण किसानों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन समय समय पर वरिष्ठ स्तर से मिलने वाले आवंटन की वजह से किसानों और विपक्ष में बैठी कांग्रेस को इस मुद्दे को पूरी तरह से अधिग्रहित करने का मौका नहीं मिला, जो इस वर्ष मिल चुका है। जिले के भीतर धान उत्पादन करने वाले किसानों के सामने इन दिनों डबल परेशानी खड़ी हुई है। पहले समय से पहले पहुंचा मानसून, उसके बाद मानसून की बेरुखी और फिर अचानक झमाझम बारिश और सावन के अंत में एक बार बादलों का रूठना किसानों के लिए पहले ही चिंता का विषय बन रहा है। जिले में डीएपी और यूरिया की किल्लत ने धान की फसल के उत्पादन के लिए उनकी चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के आगे तो और अधिक परेशानी यह है कि बाजारों में यही यूरिया और डीएपी अधिक दाम में मिल रहा है। आज किसान यदि कर्ज लेकर अधिक दाम वाला यूरिया डीएपी धान की फसल में छिड़काव भी कर देता है तो कल उससे पता है कि धान की लागत निकाल पाना मुश्किल होगा। इसलिए वह भी कुछ दिन और इंतजार करना चाहता है। दूसरी ओर ऐसे किसान जिन्होंने सिंचाई के साधन से अपनी फसल की रोपाई तो कर ली, लेकिन अब डीएपी और यूरिया की कमी उनके लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। समय पर दोनों ही खाद धान की फसल में नहीं डाली गई तो उत्पादन प्रभावित होना तय माना जा रहा है। केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंक के महाप्रबंधक राजीव सोनी ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि जैसे जैसे यूरिया और डीएपी का आवंटन उन्हें प्राप्त होता है, सोसाइटी के माध्यम से किसानों को आवंटित करवा देते हैं। हालांकि चर्चा के दौरान वह भी मानते हैं कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष डीएपी और यूरिया का आवंटन कब। केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंक के महाप्रबंधक राजीव सोनी ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि जैसे जैसे यूरिया और डीएपी का आवंटन उन्हें प्राप्त होता है, सोसाइटी के माध्यम से किसानों को आवंटित वे करवा देते हैं। हालांकि चर्चा के दौरान वह भी मानते हैं कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष डीएपी और यूरिया का आवंटन कम प्राप्त हुआ है। उनकी ओर से लगातार दोनों ही रासायनिक खाद के लिए वरिष्ठ स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है।